हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम लोग जो मुग़ल डायनेस्टी के एक अगले शासक के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है औरंगज़ेब। मैंने अभी तक आप लोगों को मुग़ल डायनेस्टी में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बारे में बता दिया है। अगला ये जो शासक है औरंगज़ेब, आज इसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि दोस्तों, ये जो औरंगज़ेब था, इसका शासनकाल भारत देश के अंदर 1657 से लेकर 1707 तक भारत देश के अंदर इसका शासन चलेगा। दोस्तों, इसके जन्म में आप लोग याद रखिए कि जो इसका जन्म हुआ था, ये 3 नवंबर 1618 को इसका जन्म हुआ है ना। इसकी जन्म तिथि जो है वो 3 नवंबर 1618 है और दाहोद नामक स्थान है ना, वहाँ पर जो है इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। शाहजहां का ये पुत्र था, है ना। इसकी जो माता जी का नाम था, ये मैंने अभी आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि मुमताज़ क्या थी, इसकी माता थी, है ना। औरंगज़ेब के बारे में दोस्तों याद रखिए कि औरंगज़ेब मुग़ल डायनेस्टी में अकबर के बाद ऐसा दूसरा शासक है जिसने लगभग भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन किया है। 15 करोड़ की आबादी के ऊपर इसने क्या किया है, शासन किया है। इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर का मतलब होता है दोस्तों कि प्रजा के द्वारा जो है, मतलब ईश्वर के समतुल्य जो है दिया गया जो नाम होता है उसे आलमगीर कहा जाता है ना, जिसे विजेता बोला जाता है, विश्व विजेता। तो ये जो आलमगीर है विश्व विजेता था, है ना। औरंगज़ेब, इसे जनता द्वारा इस नाम दिया गया है। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिए कि इसका जो राज्याभिषेक था, ये शाहजहां जब जो है इसकी मृत्यु हुई है तो 1658 में इसका जो है राज्याभिषेक किया गया था, है ना। और 1658 में दोस्तों इसका ये जो राज्याभिषेक हुआ है, तो याद रखिए कि इसका राज्याभिषेक दिल्ली में शालीमार बाग में जो है इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। अगली चीज़ दोस्तों याद रखिए कि ये जो औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब ने भारत देश के अंदर, ये पूरे भारत देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और इसने जो है हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्जन भी इसने किया हुआ है ना। और ये जो है हिंदुओं पर शरिया जो कानून होता है, ये हिंदुओं पर शरीयत कानून लागू करने वाला ये पहला ऐसा मुगल शासक था, क्योंकि अभी तक के जितने भी शासक थे वो इतने ज़्यादा क्रूर नहीं थे, लेकिन ये जो औरंगज़ेब है इसने क्रूरता की मिसाल पेश की हुई है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि वैसा मुगल शासक जो भारत की जनता पर शरीयत कानून जो इसने लागू किया था हिंदुओं पर, उसका नाम है औरंगज़ेब, ठीक है। अगली चीज़ दोस्तों, औरंगज़ेब के बारे में याद रखो कि औरंगज़ेब ने भारत देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। इसने भारत देश के अंदर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया है। इसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों में आपने सुना होगा मथुरा का केशवराय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर। ये फेमस ऐसे मंदिर रहे हैं जिन मंदिरों को इस औरंगज़ेब ने क्या किया था, तोड़ा था। अगली चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब ने जो है यहाँ पर जिहाद का भी नारा दिया है ना, जो कि बाबर ने दिया था सबसे पहले जिहाद का नारा, और इसके बाद जो है ये औरंगज़ेब जो है इसने भी जिहाद का नारा दिया था। और ये भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी होती है उसकी कंट्री, ये भारत को बनाना चाहता था। और ये जो अकबर ने जो जो काम किए थे उसका जस्ट अपोजिट काम किया औरंगज़ेब ने। कैसे? जैसे अकबर ने टैक्सों को बंद किया था, तो औरंगज़ेब ने टैक्सों क्या किया, फिर से चालू कर दिया। अकबर के शासनकाल में संगीत प्रथा अपने चरम सीमा पर थी, तो इसने संगीत प्रथा पर बैन लगवा दिया। अकबर ने अपने शासनकाल में जो है मतलब तीर्थ यात्रा कर वगैरह समाप्त किए थे, इसने क्या किया, उनको फिर से चालू कर दिया, है ना। तो और वो जो था अकबर जो था उसकी धार्मिक नीति क्या थी, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी, है ना। हिंदू मुस्लिम जो है वो ज़्यादा भेदभाव नहीं मानता था, और इसकी धार्मिक नीति जो थी वो क्या थी, प्योर इस्लामिक थी। तो जो जो अकबर ने अपने जीवन काल में काम किए हैं उसका जस्ट अपोजिट काम किसने किया है दोस्तों, औरंगज़ेब ने। दोस्तों, अगली चीज़ आपको याद रखना है कि जो औरंगज़ेब था, औरंगज़ेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे, है ना। सबसे ज़्यादा राजपूतों को इसी ने अपने जीवन काल में अपॉइंट किया हुआ था। अगली चीज़ दोस्तों याद रखो कि इसके 2 सबसे भरोसेमंद सेनापति थे, एक का नाम था अफजल खां और एक का नाम था क्या, शाइस्ता खां। और उस समय जब औरंगज़ेब दिल्ली और आगरा का शासन कर रहा था, तो उसी टाइम महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी का भी जो है शासनकाल चल रहा था, और शिवाजी भी अपना राज्य फैलाने की कोशिश कर रहे थे। औरंगज़ेब को अपने जीवन काल में जो सबसे ज़्यादा जो टक्कर मिली है वो किससे मिली है, शिवाजी से मिली है ना। तो सबसे पहले जो है इसने शिवाजी को प्रस्ताव भेजा कि भाई तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। शिवाजी चूंकि वीर बहादुर व्यक्ति थे, उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो इसने अफजल खां को भेजा। अफजल खां और जब शिवाजी आपस में मिले तो अफजल खां ने क्या किया कि बड़ी चतुराई के साथ एक प्रस्ताव भेजा था शिवाजी को कि जब भी हम लोग मिलेंगे तो ना हम दोनों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, कोई सेना नहीं होनी चाहिए, हम दोनों एकांत में मिलेंगे।
अब जो है अफजल खां बड़ा चतुर चालाक था। ये जो है मतलब अंदर जो है औजार छिपाए हुआ था कटारी, और ऊपर जो है कपड़े जो है पहना हुआ था, जिसे देखने में लगता नहीं था कि ये औजार जो है छिपाए हुए थे। इसकी पूरी प्लानिंग थी शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन शिवाजी इसकी चालाक चतुराई से जो है अच्छी भली भांति परिचित थे, है ना। तो वो 2 गुना चालाक थे शिवाजी। उन्होंने भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज किया हुआ था, और अपनी अंगूठियों में, जो अपनी उंगलियों में उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी, उसमें जो है एक मतलब नोक वाली अंगूठी पहनी हुई थी। अब जब ये दोनों एकांत में मिले तो अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाया कि भाई गले मिलते हैं, है ना, हम दोनों दोस्त हैं। तो जैसे ही गले लगाया, अफजल खां ने कटारी निकालने की कोशिश की है कि तुरंत जो है शिवाजी ने पीठ में जो है उसके अपनी जो अंगूठी उन्होंने पहनी हुई थी उसकी जो है पीठ को क्या कर दिया, फाड़ दिया, जिस कारण जो है अफजल खां की क्या हो गई, डेथ हो गई। जब अफजल खां की डेथ हो गई और जब औरंगजेब को पता चला तो वो और ज्यादा दुखी हुआ। उसने शाइस्ता खां को भेजा कि भाई जो है तुम जाके इससे युद्ध करो। तो जब औरंगजेब उसका शिवाजी और शाइस्ता खां का युद्ध हुआ तो भी जो है शिवाजी जीत गए, जिस कारण जो है बहुत ज्यादा जो है ये औरंगजेब परेशान हुआ। इसने शिवाजी को अपने महल में बुलाया कि भाई शिवाजी आप आओ, हम लोग बात करेंगे। और जब शिवाजी जो है और अपने पुत्र संभाजी महाराज के साथ जो है जब ये महल में गए हैं, है ना, औरंगजेब के, तो औरंगजेब ने क्या किया कि इन्हें कैद में डाल दिया। अब जब कैद में डाल दिया तो अब से औरंगजेब ने सोचा कि बहुत बढ़िया हुआ, अब शिवाजी की तरफ से हमें कोई टक्कर नहीं मिलेगी, है ना। महाराष्ट्र में भी हम अपना क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है मुगल डायनेस्टी का विस्तार करेंगे। लेकिन कैद से शिवाजी और इनका जो पुत्र संभाजी महाराज था, ये दोनों जो है फल की टोकरी में जो है छिप के बाहर निकल गए। और एक बार फिर से अब शिवाजी जो है नाक में दम करने लगे, किसके, औरंगजेब के। अब औरंगजेब बहुत ज़्यादा परेशान था, तरह तरह की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन प्लानिंग इसकी सफल नहीं हो रही थी। तो कहते हैं कि एक बार शिवाजी महाराज जो है बिजी थे, है ना, अपने अभियानों में। तो जो पुत्र संभाजी महाराज था वो जो है अभी वहाँ की गद्दी पे बैठा हुआ था, वही सब देख रेख कर रहा था। तो एक बार जो है संभाजी महाराज को कहीं जाना था और अकेले जाना था, तो संभाजी महाराज का एक साला था, उस साले ने मुखबिरी कर दी थी औरंगजेब से कि संभाजी महाराज अकेले जा रहे हैं, तुम पकड़ डालो। जिस कारण जो है औरंगजेब ने अपनी सेना भेज दी और संभाजी महाराज को क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब संभाजी महाराज को जब पकड़ लिया तो उनसे जो है इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने, जिस कारण जो है उसने काफ़ी ज़्यादा क्रूरता की हदें पार कर दी, है ना। उनके नाखून जो है नोचे, बाल नोचे, इसके बाद जो है उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए। और लास्ट में जब वो उसके पास औरंगजेब फिर से गया संभाजी महाराज के पास और पूछा कि अब जो है अब तो तुम करोगे इस्लाम कबूल, जिस कारण उसने कहा कि मैं अभी भी नहीं करूँगा। जिस कारण कहते हैं कि औरंगजेब की आंखों से आंसू आने लगे और उसने कहा कि निश्चित ही तुम वीर पिता की एक वीर संतान हो, है ना, और मैं जो है तुम जो है हार के भी जीत गए और मैं जीत के भी हार गया। और ऐसा कहते हुए उसने क्या कर दिया, संभाजी की हत्या कर दी, संभाजी महाराज की, और नदी के किनारे जो है फिकवा दिया। और बाद में फिर संभाजी महाराज को जो है इस मराठा राज्य के लोग ले गए और बाद में जो है इसका दाह संस्कार वगैरह किया। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो औरंगजेब को शिवाजी से काफ़ी ज़्यादा जो अपने जीवन काल में टक्कर मिली है ना। और याद रखना है आपको कि ये जो औरंगजेब था, ये इस औरंगजेब ने अकबर के बाद दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकुंडा, यहाँ पर जो है शासन स्थापित करने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा शासक था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था। तो याद रखिए मीर मोहम्मद हकीम जो थे ये औरंगजेब के गुरु थे, और इन्होंने ही इसे कुरान की जो है पूरी शिक्षा दीक्षा दी थी, जिस कारण जो है इस्लाम का प्रचार ये बहुत अच्छे ढंग से कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों कि सिखों के एक 9वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर। आपने नाम सुना होगा। ये गुरु तेग बहादुर बहुत अपोज कर रहे थे औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का, जिस कारण जो है बाद में इस औरंगजेब ने सिखों के ये जो 9वें गुरु थे इनकी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो इसका सही आंसर है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में अगली चीज आप याद रखिए कि इसने अपने शासनकाल में मुहतसिब नियुक्त किए थे। मुहतसिब का मतलब होता था पीए, पर्सनल असिस्टेंट होते थे, ये पद होता था मुगल डायनेस्टी में मुहतसिब। और ये क्या होते थे कि सुल्तान के जो नियम होते थे, धार्मिक कानून होते थे, उनको लागू करवाना इन मुहतसिब का क्या था, प्रमुख काम था, है ना। तो ये मुहतसिब की भी इसने क्या कर दिया था, नियुक्ति किया था। अगली चीज दोस्तों याद रखो कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में तुला दान प्रथा हुआ करती थी, तो तुला दान प्रथा पर भी बैन लगा दिया था। तुला दान प्रथा का मतलब ये होता था कि एक तराजू होता था, उस तराजू में एक साइड जो है ब्राह्मण पंडित बैठते थे और उन पंडितों के वजन के बराबर का सोना चांदी जो है चढ़ता था, और जब कांटा बराबर में आ जाता था तो वो पंडित जो है अपनी वो दक्षिणा को लेके चला जाता था। लेकिन औरंगजेब का जब शासनकाल हुआ
जो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इस तुलादान पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि इसका कारण दोस्तों ये कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा इमारतें बनाई और इमारतें बनाने में पैसा लगता है, फ्री में तो बनती नहीं है ना। जिस कारण जब औरंगजेब का शासनकाल हुआ तो इसको राज्य को चलाने के लिए इसके पास ज़्यादा पैसे दाम नहीं थे, है ना। अब इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, पैसे। तो इसने पैसे के अपव्यय को, मतलब बिना मतलब के खर्चों को इसने क्या कर दिया, रोक दिया, अपने रेवेन्यू को बनाए रखा, जनरेट किया। जिस कारण औरंगजेब को एक अर्थशास्त्री के तौर पे भी देखा जाता है कि हाँ इसने जो है पैसे दाम को जो है काफ़ी ज़्यादा सहेजा है। इसने शराब में भी प्रतिबंध लगा दिया था, नाच गानों पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये अपने मतलब पैसा दाम जो है बचाने की कोशिश में यहाँ पर जो है ये औरंगजेब लगा हुआ था। दोस्तों अगली चीज आती है औरंगजेब के वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो औरंगजेब के जो वैवाहिक स्थिति थी, इसकी बेगम जो थी इसका नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम भी दोस्तों ईरान की ही एक राजकुमारी थी, है ना। चूंकि अभी तक के जितने सुल्तान थे वो सब ईरान की लड़कियों से ही शादी कर रहे थे, जिस कारण औरंगजेब ने भी दिलरास बानो बेगम जो कि ईरान की राजकुमारी थी उससे शादी कर ली। और इस राजकुमारी दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है, राबिया उद दौरानी। और जब इसकी मृत्यु हो गई है दिलरास बानो बेगम की, तो दिलरास बानो बेगम की मृत्यु के बाद इस औरंगजेब ने बीबी का मकबरा नाम से औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक मकबरा बनवाया था, जिसे दोस्तों काला ताजमहल कहा जाता है। काला ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है ना। बीबी का मकबरा यदि पूछा जाए कहाँ स्थित है तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वो कहते हैं दोस्तों कि इसमें कुछ काले पत्थरों का भी क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, बीबी का मकबरा के बीबी के मकबरे में। तो ये इसकी जो है एक प्रमुख जो है क्या है, एक स्थापत्य शैली है किसकी, औरंगजेब की। अगली चीज दोस्तों ये भी याद रखिए कि जो औरंगजेब के पुत्र थे, इन औरंगजेब के पुत्रों में जो सबसे बड़ा था इसका नाम था बहादुर शाह, और एक और पुत्र था जिसका नाम था शहजादा अकबर। तो ये जो शहजादा अकबर था ये दुर्गादास जो कि एक राजपूत थे, दुर्गादास के मतलब बहकावे पर आकर इसने अपने पिता का विद्रोह कर दिया था, है ना। तो जब इसने विद्रोह कर दिया तो जिस कारण औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने उसे जो है कैद में डाल दिया था, है ना, अपने उस पुत्र को। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह था वो क्या बना था, मुगल डायनेस्टी का अगला शासक बना था। यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखिए कि जब औरंगजेब भारत का राजा था उस समय जो है भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, 20 थी। 20 राज्य उस समय भारत देश के अंदर हुआ करते थे। औरंगजेब दोस्तों खुद भी वीणा बजाता था, है ना, खुद भी जो है मतलब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, अच्छा जो है एक योद्धा था, ठीक है। लेकिन चूंकि अब इसकी मजबूरी क्या थी कि इसे जो है अपना राज्य जो है इसकी प्राथमिकता थी, और ये भारत को जो है काफिरों का देश बनाना चाहता था, मतलब दारुल इस्लाम, है ना, जो है बनाना चाहता था, मुस्लिमों का देश बनाना चाहता था। तो ये दोस्तों औरंगजेब के बारे में हमने आज इस लेक्चर में जो है संक्षिप्त रूप में जाना है। अगले लेक्चर जो दोस्तों है ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में मैं आपको मुगलों का प्रशासन बताऊंगा, इसके बाद मुगलों की संस्कृति बताऊंगा, मुगलों की स्थापत्य कला कैसी थी, संगीत कला क्या था उनका, है ना। तो ये हम सब अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।